अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 की ट्रांसलेशन बताई थी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम इसका बी पोर्शन करेंगे, दैट इज द बी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। मेक नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। बेसिकली यू मस्ट नो व्हाट इज अ नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग एंड वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। मतलब ये कि नाउन जो है वो किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं, जबकि वर्ब जो है वो उसके काम करने को कहते हैं। एग्जाम्पल में डाई एंड डेथ। डाई मीन्स मरना एंड डेथ मीन्स मौत। मौत जो है डेट इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ अ थिंग, और इसको हम नाउन कहेंगे, और डाई जो है वो वर्ब है। इसी तरह से दे हैव टोल्ड यू कि आपने इन सब वर्ड्स को, इन सब वर्ब्स को नाउन में चेंज करना है। सो लेट्स डू इट। जी स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक वर्ब दिया गया है दैट इज टॉलरेट। इसको जब आप नाउन में कन्वर्ट करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स बर्दाश्त, टॉलरेंस मीन्स बर्दबारी। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रैक्टिस। PRACTICE, practice. Practice means मश्क करना and PRACTICE, practice means मश्क। conquer, conquer means फतह करना। conquest, CONQUEST, conquest means फतह। destroy, destroy means तबाह करना। destruction, DESTRUCTION, destruction। and object, object means एतराज करना। objection, 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 objection means एतराज। So in this way we have converted the verbs into noun. Now let's start with the C part of this exercise, जो कि है suffixes. Suffixes को उर्दू में लाके कहते हैं। लाके means किसी वर्ड के बाद एक नया वर्ड ऐड कर देना जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाए या वो फिर किसी एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाए। एडजेक्टिव बेसिकली इज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, किसी की सिफ्त बन जाए। इसमें सिफ्त में जब वो कन्वर्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड द सुफिक्स। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है एंड दिस टेबल दे आस्क्ड यू कि आपने सबसे पहले इसका एडजेक्टिव बनाना है एंड आफ्टर एडजेक्टिव यू हैव टू यूज देम इनटू सेंटेंसेस। जैसे कि एक वर्ड है लोन एंड सुफिक्स इज सम, तो ये वर्ड बनेगा लॉनसम। लॉनसम मीन्स वेरान। सो लेट्स डू इट। जी, यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स हैं और वी हैव अ सुफिक्स सम। इससे हमें न्यू वर्ड्स बनाने हैं। जैसे द फर्स्ट वर्ड विल बी लोनसम, द नेक्स्ट वर्ड विल बी लोथसम, द नेक्स्ट वर्ड विल बी bothersome, the next one will be troublesome, and the next word is irksome. Let's move forward. Flow, flawless, thankless, lawless, worthless, and hopeless. अब मैं आपको इनके मीनिंग्स बताती हूँ। What is the meaning of lonesome? Lonesome means वेरान, loathsome means काबिल नफरत, bothersome means तकलीफ दे, irksome means तकलीफ देने वाला, flawless means बेऐब, thankless means नाशुक्रा, lawless means कानून शिकन, worthless means बेकदर, and hopeless means ना उम्मीद। तो अब मैंने आपको इनके मीनिंग्स बता दिए हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द सेंटेंसेस, मतलब आपने इसको कैसे सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, आप किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वर्ड इज लोनसम एंड लोनसम मीन्स वेरान। इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, इट इज़ अ लॉनसम रोड, इट इज़ अ लॉनसम रोड, ये एक वेरान सड़क है। नेक्स्ट सेंटेंस इज loathsome, LOATHSOME, loathsome. Its mean काबिल नफरत, he is loathsome personality, वो काबिल नफरत शख्सियत है। नेक्स्ट वर्ड इज bothersome, इट्स मीन दुख देने वाला, I am fed up with his bothersome behavior.
मैं इसके दुख देने वाले रवैये से तंग आ गया हूँ। नेक्स्ट इज ट्रबलसम। ट्रबलसम मीन्स तकलीफ दे। Troublesome means तकलीफ दे. It is a troublesome matter. Next word is ickless. Icksome. Icksome means तकलीफ देने वाला. Do not put icksome questions on me. यानी कि दूसरों पर तकलीफ दे सवालात मत करो. Flawless. Flawless means बेऐब. It is a flawless diamond. ये एक बेऐब हीरा है. Thankless. Thankless. Thankless means नाशुक्रा. Nasir is a thankless person. नासिर एक नाशुक्रा इंसान है. Lawless. Lawless means कानून शिकन. Do not be lawless. यानी कानून शिकनी मत करें. Next is worthless. Worthless means बेकदर. He is a worthless person. वो एक बेकदर शख्स है. Next word is hopeless. Hopeless means नाउमीद. Do not be hopeless. You will pass the examination. It means नाउमीद ना हो, तुम इम्तिहान पास कर लोगे. Question number D is fill in the blanks with suitable words from the text. Dash mean to bear pains or hardship with patience. Tolerance means the Rasul sallallahu alaihi wasallam is a dash of tolerance, is a model of tolerance. Hazrat Aisha radhiyallahu anha said that the Rasul sallallahu alaihi wasallam never took dash upon anyone, revenge upon anyone. The Rasul sallallahu alaihi wasallam went to dash to preach Islam Taif. In his last address, the Rasul sallallahu alaihi wasallam said, dash for bloodshed is forbidden, revenge for bloodshed is forbidden. Okay students, part E is oral communication skills. Basically it is a dialogue और आपको पता है कि इन बोर्ड एग्जाम्स आपका एक क्वेश्चन आता है डायलॉग्स का विच इज़ टोटली अनसीन. तो बेसिकली इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ दैट क्वेश्चन जो कि आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है. इसको आप पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करेंगे. मैं आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बताऊंगी ताकि आप उसको इजीली समझ सकें. एंड आफ्टर दैट जो है आप इसको खुद से अपने कॉपीज पे इन योर ऑन वर्डिंग लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके. असगर, वाई वर यू फाइटिंग विद इमरान? तुम इमरान के साथ क्यों लड़ रहे थे? असलम, ही हैज़ टेकन माई पेन. उसने मेरा कलम ले लिया है. ही इज़ नॉट गिविंग इट बैक टू मी नाउ. अब वो मुझे वापस नहीं दे रहा. असगर, यू शुड नॉट फाइट विद हिम. तुम्हें उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए था. इंस्टेड वी शुड ट्राई टू फाइंड इट आउट. बल्कि हमें मिलकर इसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए थी. इमरान, आई हैड प्लेस्ड द पेन ऑन द डेस्क. मैंने डेस्क पर अपना कलम रखा था. एंड नाउ इट इज़ नॉट देयर. अब वो वहाँ नहीं है. असगर, ही हैज़ नॉट लॉस्ट योर पेन इंटेंशनली. उसने जानबूझकर तुम्हारा कलम गुम नहीं किया. आई थिंक यू शुड फॉरगिव हिम. मुझे लगता है तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए. यू शुड शो टॉलरेंस. तुम्हें बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए. यस यू आर राइट. हाँ तुम सही कह रहे हो. आई फॉरगिव हिम. मैं उसे माफ़ करता हूँ. थैंक यू ब्रदर. शुक्रिया भाई. आई शैल रिमेंबर दिस एक्ट ऑफ टॉलरेंस. तुम्हारी इस बुर्दबारी को हमेशा याद रखूंगा. बेसिकली जो चैप्टर हमने पढ़ा है, जिस चैप्टर से ये रिलेटेड है, दैट इज़ द टॉलरेंस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उसी से रिलेटेड आपको ये डायलॉग प्रैक्टिस दी गई है जिसमें आप इसको 2-3 तरह से यूज़ कर सकते हैं. लाइक अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू टॉक विद योर फ्रेंड्स, विद योर 2 फ्रेंड्स हु आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ. 2 ऐसे दोस्त जो आपस में लड़ रहे हैं उनमें सुलह करवाएं. या फिर इस तरह से आ सकता है हाउ टू शो टॉलरेंस या टीच योर फ्रेंड टू प्रैक्टिस टॉलरेंस. इस तरह से 2-3 टॉपिक्स इसके बनते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप इस डायलॉग को लिख सकते हैं. सो बेसिकली इट इज़ अ प्रैक्टिस. आपने इसको अपने
बुक पे, अपनी कॉपी पे इन योर ओन वर्डिंग लिखना है ताकि आपको इसको राइटिंग की प्रैक्टिस हो सके। Part F is change the following sentences into negative and interrogative. What is negative sentence and what is interrogative sentence? In negative means मनफी जुमले। मनफी जुमले वो वर्ड्स होते हैं जिनमें नॉट का वर्ड आता है, वो sentences होते हैं जिनमें नॉट का वर्ड आता है। While the interrogatives are the question sentences, जिनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है, just like this। और जो जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे फर्स्ट sentences, Aslam worked hard to complete the new project. Aslam did not work hard to complete the new project. Did Aslam work hard to complete the new project? अब इसमें क्या है, because the normal simple sentence has second form of verb which is purchased, तो हम negative sentences में we will use did. Did is the second form of do. So in this way हम ये कह सकते हैं कि अब हम did क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, इसलिए अब हम परचेस्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस में हम एट अ टाइम सिर्फ एक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं। तो इट विल बी लाइक दिस, ही डिड नॉट परचेज अ बुक। परचेस्ड को हमने परचेज में चेंज कर दिया और डिड नॉट लगा दिया टू चेंज इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इन द सेम वे डिड को हम फर्स्ट पे ले आएंगे जब हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे और एंड पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 1 इज असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। अब वर्ड को चेंज करके हम वर्क करेंगे और डिड नॉट लगाएंगे। असलम डिड नॉट वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और इन इंटेरोगेटिव, डिड असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट, एंड पे क्वेश्चन मार्क। सेकंड इज ही सोल्ड मैंगोज। ही डिड नॉट सेल मैंगोज, डिड ही सेल मैंगोज। Noman wrote a book. Noman did not write a book. Did Noman write a book? He fought bravely. He did not fight bravely. Did he fight bravely? He showed great tolerance. He did not show great tolerance. Did he show great tolerance? And question mark at the end. Thanks for watching the video. For next exercises and next lectures, kindly subscribe to my channel and press the bell icon ताकि आपको latest videos मिलती रहें. Thank you so much. जी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज से, जो कि है सबसे पहले हम उसका बी पार्ट करेंगे, नोट ऑफ थैंक्स। बेसिकली इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ द लेटर। आपके पेपर में एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपने लेटर लिखना होगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आपको उस लेटर का पैटर्न बताया जा रहा है कि आप किस तरह से लेटर को राइट कर सकते हैं। नोट ऑफ थैंक्स इंक्लूड डेट, प्रॉपर सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। डेट कहते हैं जो ऊपर हम राइट करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी, और प्रॉपर डेट। प्रॉपर सैल्यूटेशन मीन्स दुआया कलमात, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डियर अहमद। आप किसी अंकल को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डियर अंकल। किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, माय मदर, माय डियर सन, माय डियर सिस्टर, कुछ भी लिख सकते हैं। बॉडी, बॉडी कहते हैं जो आप बेसिकली जो नोट लिख रहे हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हाउ थैंकफुल ऑफ यू टू थिंक ऑफ मी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे बारे में सोचा, और माय बर्थडे, मेरी सालगिरह पे। आई ट्रूली अप्रिशिएट द वॉच यू गिव, और मुझे बहुत पसंद आई है वो घड़ी जो आपने मुझे दी। एंड वॉन्ट यू टू नो, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दैट एवरी टाइम आई वेयर इट, कि जब भी मैं इसको पहनूंगा, आई विल थिंक ऑफ यू, मुझे आपकी याद आएगी। ठीक है। उसके बाद आगे क्लोजिंग। क्लोजिंग मीन्स आपने किस तरह से अपने लेटर को सम अप करना है, अपनी बात को खत्म करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड गिफ्ट, बहुत शुक्रिया आपके इस प्यारे से तोहफे के लिए। नेक्स्ट कम्स द सिग्नेचर, आखिरी पार्ट होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर मीन्स जैसे यहाँ नीचे लिखा है योर सिंसियरली अली मोहम्मद डेटेड 14/1/17। समझ में आ गया? ये आपका पैटर्न है लेटर लिखने का। नीचे नोट देखिए, वन ऑफ कासिम फ्रेंड प्रिपेयर नोट फॉर हिम इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ एंड इंग्लिश वाइल कासिम वाज ऑन लीव। कासिम के एक दोस्त ने उसके लिए नोट्स तैयार किए थे जब वो मैथ और इंग्लिश, जब वो एब्सेंट था, और उसने उसके लिए मैथ और इंग्लिश के नोट्स तैयार किए थे। अभी हमने इस जो लेसन है उसमें हमें यही बताया गया है कि के कासिम वाज ऑन लीव, और उसने मैथ्स और इंग्लिश में काफ़ी कुछ खो दिया। ही हैड मिस्ड मैनी इंपॉर्टेंट लेसन, इसलिए वो परेशान है। अब उसके दोस्त ने उसके लिए पहले से इंग्लिश और मैथ के नोट्स तैयार करके रखे हुए हैं। कासिम शुड राइट अ नोट ऑफ थैंक्स टू हिम। अब कासिम उसको थैंक यू बोलना चाहता है, हेल्प कासिम इन राइटिंग अ नोट ऑफ थैंक्स। अब आपने कासिम की हेल्प करनी है ताकि वो
अपने फ्रेंड को एक थैंक यू लेटर लिख सके, ठीक है। यू हैव टू राइट दिस इन योर कॉपीज। सी पार्ट देखिए, प्रोवाइड द करेक्ट टेंस इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स विद हैज और हैव। हैज और हैव हमेशा हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, ठीक है। हैव यूज करते हैं विद द प्लूरल आई, वी, यू, दे, एंड वी यूज द हैज विद द सिंगुलर ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नेम हो, यूज हैज विद इट। और हैज और हैव का एक रूल ये होता है कि वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद हैज एंड हैव, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल। दे डैश फ्रॉम इंग्लैंड बाय प्लेन जस्ट नाउ, अराइव। अब आपने इसमें हैज और हैव में से एक चॉइस लेनी है और अराइव की थर्ड फॉर्म लगानी है, दैट इज अराइव्ड। दे हैव, क्योंकि दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट तो इसके साथ हम हैव यूज करेंगे। दे हैव अराइव्ड फ्रॉम इंग्लैंड बाय प्लेन जस्ट नाउ। वी डैश एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। वी के साथ वी विल यूज हैव क्योंकि वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। We have watched. We have watched an exciting football match today. The clock dash 5 strike. The clock has struck 5. The third form of strike is struck. S-T-R-U-K-E, struck. The gardener dashed the lawn after a long time today. The gardener has mowed. M-O-W-W-W-E-D, mowed. Dash you ever dash in the river? Have you ever swum in the river? The third form of swim is swum. This milk dash sour when you can't drink it. This milk has gone sour. H-E-S has G-O-N-E, gone. The butcher dash a cow for the meat. The butcher has slakted. S-L-A-U-G-H-T-E-D, slakted a cow for the meat. He dashed 2 books this year. He has published. I dash not. I have not dashed Zahid since he was 14. Seen. S-E-E-N, seen. We dash the match. We have won the match. W-O-N, won. Nosheen dashed her knitting and is now going to read a storybook. Nosheen has finished. F-I-N-I-S-H-E-D, finished. Is it okay? हो गया? Next come Nosheen has finished. Because Nosheen is a singular name, singular के साथ हम use करते हैं first has and third form of verb. Next comes the collective noun. Collective noun, as the name indicates, collect. You have to collect many things. When you collect many things or give them a single name, तो उसको हम collective noun कहते हैं क्योंकि noun is the name of a person, place or thing. और collective noun means बहुत सी चीजों को इकट्ठा करके जब उसे एक नाम दे देते हैं, that is called the collective noun. Look at the example. A crowd is a lot of men, women and children. जब बहुत से men, women और children हो तो हम उन्हें crowd कह देते हैं. In the same way, cutlery is lot of knives, fork and spoons. जब हमारे पास बहुत से knives हो, forks हो और spoons हो तो हम उसे cutlery कह देते हैं. It means crowd is a collective noun and cutlery is also a collective noun. Let's move toward the exercise. Clothes are a lot of dash, dash and dash. Clothes में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? Shirt, pants and socks. इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं. आप अपनी चॉइस की कोई से 3 चीजों के नाम लिख सकते हैं because you have only 3 blanks. Clothes are a lot of shirts, pants and socks. Furniture is a lot of chairs, tables and desks. Poultry are a lot of hen, chicks and eggs. Cattle are a lot of sheep, cow and buffaloes. Stationery is a lot of pen, pencils and razors. Have you got it? Okay. Let's move to question E, part E, adverb. Adverb means a word which change the meaning of any verb, any other verb, adjective or adverb.
यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी भी वर्ब के साथ लगा दिया जाए और उसका मीनिंग चेंज हो जाए, किसी वर्ब के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ या किसी दूसरे एडवर्ब के साथ। लुक एट द एग्जांपल, ही कैन रन क्विकली, वो तेजी से दौड़ सकता है। शी राइट्स नीटली, वो सफाई से लिखती है। सो इन दिस two examples, quickly is an adverb and neatly is also an adverb. Let's learn more about let's learn about some adverbs. Adverbs of manner, adverbs of time and adverbs of place. Adverbs of manner, they tell us the way people do things. ये हमें बताते हैं कि लोग काम कैसे कर रहे हैं, चीजें कैसे कर रहे हैं. For example, he has arrived safely, वो हिफाजत से पहुंच गया. The soldier fought bravely, सिपाही बहादुरी से लड़े. अब सिपाही काम तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं, लेकिन कैसे लड़ रहे हैं, ब्रेवली लड़ रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं. तो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर. तो जब भी आपके पास कोई भी सेंटेंसेस आए एंड यू हैव टू चूज द एडवर्ब फ्रॉम इट, तो आपने देखना है कि बेसिकली इस सेंटेंस में क्या बयान किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है. जैसे हमने अभी दो एग्जांपल्स देखी, उसमें वो हमें ये बता रहे हैं कि ही हैज अराइव्ड सेफली, वो हिफाजत से पहुंच गया. अराइव्ड इज अ वर्ब, वो क्या कर रहा है, वो पहुंच रहा है, लेकिन कैसे पहुंच रहा है, सेफली पहुंच रहा है. तो दिस इट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट कम्स द एडवर्ब ऑफ टाइम. दे टेल अस अबाउट द टाइम व्हेन द एक्शन टुक प्लेस. ये हमें वो वक्त बताते हैं जब एक्शन किया जा रहा है या काम किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मे आई डू माई वर्क लेटर, क्या मैं अपना काम बाद में कर सकता हूँ. तो लेटर इज एन एडवर्ब, और वो कौन सा एडवर्ब है, इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज टेलिंग अस अबाउट द टाइम. Ahmed has just arrived. अहमद अभी पहुंचा है. Just अभी, अभी is showing the time, तो इसलिए ये adverb of time है. Adverb of place, जगह के बारे में जो adverb बताएगा that will be called the adverb of place. They tell us about the place where the action was taken. ये हमें बताएंगे कि काम कहाँ किया गया. He is here for holiday, वो यहाँ आया है छुट्टियों के लिए. Here, यहाँ, here जो है वो हमें बता रहा है about the adverb of place. इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है. लेट्स गो इनसाइड, चलो अंदर चलते हैं. अंदर जाना यानी प्लेस को बताना, तो दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब इसकी जो एक्टिविटी है, चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टू एडवर्ब. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली, ब्रेव, ब्रेवली, सॉफ्ट, सॉफ्टली, क्वाइट, क्वाइटली, स्लो, slowly. You just have to add the ly at the end of the word, or it will be changed into adverb. Underline the adverb in the following sentences. Activity 2. Ahmad, you can stay outside. Outside is an adverb and it is adverb of place. Come here. Come here. Here is an adverb and it is adverb of place. The sun is shining brightly. Brightly is an adverb and it is adverb of manner. The old man is walking slowly. Slowly is an adverb and it is adverb of manner. Sana arrived late. Late is an adverb and it is adverb of time. It rained heavily last night. Last night, heavily. Heavily is an adverb and it is adverb of manner. Please put the cups there. There is an adverb and it is adverb of place. Look at the next page. यहाँ पर आपको कहा गया है, from these sentences pick out the adverb of time, place and manners and write them in the right columns. ये मैंने आपको already बता दिया है जब मैं underline करवा रही थी adverbs कि ये कौन कौन से adverbs हैं. Either these are adverbs of place, manner और time. आपने उन्हीं को यहाँ पर write कर लेना है columns में. Okay. Activity, pick up at least 5 adverbs from the lesson and make sentences for them. Part F करते हैं. What word is used for example? One who speaks, speaker. एक शख्स जो बोलता है उसको हम स्पीकर कहते हैं. ठीक है. आपने इसके नाउन्स बनाने हैं, बेसिकली उनके एक्शन से नाउन बनाने हैं. वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना है. One who teaches, teacher. One who buys, buyer. One who sells, seller. One who acts, actor. One who plays, player. One who operates, operator. One who sings, singer. One who writes, writer. One who challenges, challenger. One who reads, reader. And one who lies, liar.
Assalamu alaikum. In the previous video, I have taught you the translation of chapter number 3 on the ocean. So in this video, let's start with the exercise. First of all, we will do the glossary. Copper sky. Copper sky means दहकता हुआ आसमान या तांबे का आसमान. Bloody. Bloody means खून जैसा. Struck, nor breathe, nor motion means फंस गई, ना ही सांस ना ही हरकत. As idle as a painted ship upon a painted ocean. इतना ही बेहरकत और खामोश जितना कि बहरी जहाज तस्वीर में हो. Answer the following questions. So let's do the question answers now. Let's start with the question number 1. Write the main idea of the poem. Answer to this question is the main idea of the poem is that the sailor encountered means बर्दाश्त की, hardships and dangers of the sea, but died of thirst as no human being can live without water. Question number 2. Define the bloody sun. Bloody sun की definition. The bloody sun means red colored sun at noon. It was very hot. Question number 3 is why everything was struck due to thirst. The answer to this question is due to thirst, everything was struck. What do you understand by painted ocean? What do you understand by the painted ocean? Answer to this question is it means that the ship was standing still on the ocean as a painted ship is always motionless in a picture. Okay. Look at the part question number B. Underline the words in the poem which rhymes with these. Drink, shrink, ocean, motion, moon, noon. Prefix, as you already know, prefix means sabke, and in prefixes we use the word before another word. Disinterest, dislike, disloyal, disjoint, disfigure. Intercity, interconnect, interplay, interact, interlink. Let's start with the D part, that is simile. Simile means तशबीह देना. Means अगर दो चीज़ों के दरमियान में मुवाजना किया जाए, if we compare two things, then it is called the simile. For the similing,
To use the simile, we use it in two ways. He is as brave as a lion and he fought like a lion. The both sentences have the same meaning. मतलब दोनों sentences के same meanings हैं, लेकिन हम इसको दो तरह से यूज कर रहे हैं. एक हम इसको यूज कर रहे हैं as के साथ, as brave as, और on the other hand हम in the second sentence हम उसको यूज कर रहे हैं like के साथ. वो शेर की तरह लड़ता है या वो शेर की तरह brave है. We see an example of simile in the poem. As idle as a painted sheep, make your own similes with the given words. Hot. As hot as a volcano. Right. As idle. Idle. As idle as a queen bee. Queen bee कहते हैं शहद की मक्खी की मलका को. Right. As right as a pillar. सीधा. Right means सीधा. इतना सीधा जितना के pillar. Beautiful. As beautiful as a rose. Big. As big as an elephant. Soft. As soft as a sponge. Okay, next we have the oral communication skills. Let me explain it to you. Nadia, we should go for a picnic. Nadia, हमें पिकनिक पे जाना चाहिए. Shazia, yes, we should go. हाँ, हमें ज़रूर जाना चाहिए. Laiba, this is an excellent idea, but the whole class should decide the picnic point first. ये बहुत ही अच्छा आइडिया है या ख्याल है, लेकिन पहले पूरी क्लास को मिलकर फैसला करना चाहिए. फाखरा, डियर क्लास फेलोज, मेरे हम जमातों, प्यारे हम जमातों, वेयर डू यू वांट टू गो? तुम कहाँ जाना चाहते हो? द होल क्लास एग्रीड टू गो टू द बीच टू सी द ओशन. तमाम क्लास ने मिलकर इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि वो साहिल के किनारे, समुंदर के किनारे साहिल पर जाएंगे. नादिया, वेल द बीच इज अ वेरी गुड प्लेस. वैसे साहिल बहुत खूबसूरत जगह है. वी शैल रिक्वेस्ट आवर टीचर अबाउट आवर पिकनिक ट्रिप. हमें अपने टीचर से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो हमें वहाँ ले चले. द होल क्लास चीयर्स अप. तमाम क्लास के लोग, ये पूरी क्लास खुश हो जाती है. सो आपने चैप्टर नंबर 2 में भी एक डायलॉग पढ़ा था, एंड इन दिस चैप्टर यू ऑल्सो हैव एन एग्जाम्पल ऑफ डायलॉग. लेकिन उस डायलॉग में देयर वर ओनली 2 पर्सन्स इन्वॉल्व. मतलब उसमें सिर्फ 2 लोगों के दरमियान में डायलॉग था, और इस डायलॉग में यू कैन सी कि देयर आर 5 पर्सन्स और द होल क्लास इज इन्वॉल्व. तो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस इज कि आपको ये बताना है कि एक से ज़्यादा लोग या 2 से ज़्यादा लोग जब आपस में बात कर रहे हों, या अगर हमने पूरी क्लास को या एक ग्रुप को अपने साथ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना हो, तो हम किस तरह से डायलॉग लिखते हैं. ओके, राइट अ समरी ऑफ द पोएम ऑन द ओशन. बिकॉज समरी का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं होता, सो वी आर स्किपिंग दिस क्वेश्चन. राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 50 to 60 वर्ड्स ऑन जर्नी बाय बस. बस से ट्रैवल करना है, बस के सफ़र पर आपने 50 से 60 वर्ड्स का एक ऐसे या पैराग्राफ राइट करना है, जिसमें यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन वोकैबुलरी. आपको वोकैबुलरी वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं. बस स्टैंड, ट्रैवलर्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर, टिकट्स, हॉकर्स, हॉट, रेनी, स्टॉर्मी, विंडी डे, pleasant, horrible feelings, etc. So let's start. So this is our paragraph of journey by bus, and you can see that these red words, ये red words शो कर रहे हैं कि ये वो हमारे vocabulary words हैं जिनमें से some of the words I have used in this paragraph. A journey by bus is cheapest, comfortable and safe. Last Sunday I had to go to Rawalpindi to see my sick uncle. बस का सफ़र बहुत ही सस्ता, आरामदेह और महफूज होता है. पिछली इतवार को मैं अपने बीमार चचा से मिलने रावलपिंडी के लिए निकला. I hired a taxi. मैंने एक टैक्सी ली. And reached the bus stand. और बस स्टैंड पहुंच गया. There were many travelers at the bus stand. बस स्टैंड पर पहले से ही बहुत से मुसाफिर मौजूद थे. I bought a ticket for Rawalpindi from the bus conductor. बस कंडक्टर से मैंने टिकट खरीदी. And boarded on the bus in a very short time. और कुछ ही देर में बस में बैठ गया. The bus driver started driving the bus on the GT road. बस ड्राइवर ने बस को GT रोड पर चलाना शुरू किया. After 5 hours the bus arrived Rawalpindi. 5 घंटे बाद बस रावलपिंडी पहुंच गई. My cousin was standing at the bus stand to receive me. मेरा कज़न बस स्टैंड पर खड़ा था, मुझे रिसीव करने के लिए या मुझे लेने के लिए आया हुआ था. So this is the whole exercise of chapter number 3.
नंबर कौन सा हम स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 से, एन एग्जीबिशन, एक नुमाइश। मिस्टर काजी वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास। मिस्टर काजी अपनी क्लास के सामने खड़े थे। मिस्टर काजी मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे? क्या आपने कल नुमाइश में मज़ा किया? ऑल हैंड्स वेंट अप टू से यस। तमाम हाथ खड़े हो गए हाँ में। गुड सेड मिस्टर काजी। बहुत अच्छे, मिस्टर काजी ने कहा। व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर? अकबर, आपको नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? अकबर स्टूड अप एंड सेड। अकबर खड़ा हो गया और कहने लगा, आई लाइक पेंटिंग द बेस्ट सर। जनाब, मुझे पेंटिंग सबसे अच्छी लगी। दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग? तुम्हें पेंटिंग क्यों पसंद आई? अकबर, पेंटिंग is my hobby and I have a good collection of painting of my own. अकबर, पेंटिंग करना मेरा मशगला है और मेरे पास अपनी पेंटिंग का एक बहुत बड़ा मजमुआ है। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट। उसके बाद रिजवान खड़ा हुआ। आई लाइक द रॉक बेस्ट। मुझे पत्थर सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। यू सी आई कलेक्ट रॉक्स टू। आपको पता है मैं भी पत्थर जमा करता हूँ। आई हैव बिन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन से ऐसा कर रहा हूँ। इट इज़ माई हॉबी। ये मेरा मशगला है। बट द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर। लेकिन जो पत्थर वहाँ मौजूद थे वो मैंने पहले कभी नहीं देखे। मिस्टर काजी अप्रिशिएटेड रिजवान्स रिस्पॉन्स। मिस्टर काजी ने रिजवान के रिस्पॉन्स की तारीफ की। द रीज़न इज डैट, उसकी वजह यह है कि द रॉक्स इन द एग्जीबिशन हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि वो पत्थर जो नुमाइश में रखे गए थे वो सारी दुनिया से लाए गए थे। एंड द रॉक्स डैट यू हैव इन योर कलेक्शन वर प्रोबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस। और वो पत्थर जो आपने जमा कर रखे हैं वो शायद आपके घर के आसपास के ही हैं। एवरीबडी इन द क्लास सेड वन थिंग और द अदर। क्लास में हर किसी ने कुछ ना कुछ कहा। बट वन बॉय सेड मम ऑल द टाइम। लेकिन एक लड़का तमाम वक्त खामोश रहा। ही डिड नॉट अटर द वर्ड ऑल दिस वाइल। उसने इस दौरान एक लफ्ज भी नहीं कहा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे सलीम? क्या कोई मसला है तुम्हारे साथ सलीम? सेड मिस्टर काजी टू दिस बॉय। मिस्टर काजी ने उस लड़के से कहा, यू हैव नॉट स्पोकन टुडे। आज तुम बोल नहीं रहे हो। डिड यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन? डिडंट यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन? क्या तुम्हें नुमाइश में कुछ भी पसंद नहीं आया? सलीम सेड। सलीम ने कहा, सर जनाब, आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम्स नाउ। अब मैं काफ़ी अरसे कुछ वक्त से स्टैम्प्स जमा कर रहा हूँ। एंड आई डिडंट सी स्टैम्प्स इन द एग्जीबिशन। और मुझे नुमाइश में स्टैम्प्स बिल्कुल भी नजर नहीं आए। मिस्टर काजी सेड। मिस्टर काजी ने कहा, यस, हाँ, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। देयर वॉज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर। वहाँ पर स्टैम्प्स का कोई भी स्टॉल नहीं था। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हॉबी। ये तो बहुत आम मशगला है। मिस्टर काजी सेड। मिस्टर काजी ने कहा, आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। एवरीबडी लुक्ड एंशियस। हर कोई खुश लग रहा था। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन। चलो हम भी नुमाइश करते हैं एट स्कूल में। एंड लेट एवरीबडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन। और हर कोई अपना अपना मजमुआ लेकर आएगा। सलीम, यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स। सलीम, तुम अपनी स्टैम्प्स लेकर आना। विल यू? क्या तुम लाओगे? यस सर। जी जनाब, सर सलीम। सलीम ने कहा। मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास इफ दे हैड अ हॉबी। फिर मिस्टर काजी ने क्लास से पूछना शुरू किया कि उनका क्या क्या मशगला है। साकिब, सदीक, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। सदीक, जनाब, मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें जमा करता हूँ। आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। मैं अपनी तस्वीरों का मजमुआ लेकर आऊँगा। आसिफ, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स। जनाब, मैं सिक्के जमा करता हूँ। आई विल ब्रिंग दैम टू। मैं भी लेकर आऊँगा। सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर। उनमें से कुछ सिक्के तो बहुत नायाब हैं। शिराज, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज। आई विल ब्रिंग दैम। जनाब, मैं दूसरे मुल्कों के पोस्ट कार्ड जमा करता हूँ और मैं वो लाऊंगा। असलम, आई हैव बीन कलेक्टिंग सीशेल्स। असलम, मैं समुद्री घोंगे जमा करता हूँ। काशिफ, माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स। मेरी बहन के पास गुड़ियों का एक बहुत बड़ा मजमुआ है। शी हैड बिन कलेक्टिंग डॉल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। वो दूसरे मुल्कों से भी गुड़ियाँ जमा करती है। एंड हैड बिन मेकिंग डॉल्स हरसेल्फ। और खुद भी गुड़ियाँ बनाती है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दिस एग्जीबिशन। मैं उनमें से कुछ गुड़ियाँ इस नुमाइश में लाना चाहूँगा। मिस्टर काजी सेड। मिस्टर काजी ने कहा, इट अपीयर्स यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब। ऐसा लगता है कि तुम सब बहुत अच्छा काम करने वाले हो। इट सीम्स ऑल सेट नाउ। लगता है सब कुछ ठीक है। प्लीज ब्रिंग योर कलेक्शन टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्जीबिशन। अगली जुमेरात को नुमाइश के लिए अपने तमाम मजमुए स्कूल ज़रूर लेकर आना। डोंट फॉरगेट टू इन्वाइट योर पेरेंट्स। अपने वालदेन, रिलेटिव्स, रिश्तेदार एंड फ्रेंड्स और दोस्तों को टू दिस एग्जीबिशन। इस एग्जीबिशन में इन्वाइट करना मत भूलना, दावत देना मत भूलना। द चिल्ड्रंस वर सो एक्साइटेड टुडे
बच्चे आज बहुत खुश थे। दे ऑल क्लैप्ड, उन्होंने तालियां बजाईं। दे लाइक द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्जीबिशन, उन्हें स्कूल में नुमाइश करने का ख्याल बहुत पसंद आया। चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। मैजिक शो, जादुई खेल। इट इज़ अ फाइन फ्राइडे मॉर्निंग, ये जुमे की खूबसूरत सुबह थी। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, तमाम तालिबे इल्म बहुत खुश थे। एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हैज़ अरेंज्ड फॉर अ मैजिक शो, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके लिए एक जादुई खेल का बंदोबस्त किया था। वी आर एंशियसली वेटिंग फॉर द मैजिशियन, हम बेचैनी से जादूगर का इंतजार कर रहे हैं। सडनली, अचानक, द डोर ओपन, दरवाजा खुलता है, एंड अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन एंटर्स, और एक अजीब सा दिखने वाला शख्स दाखिल होता है। ही इज वेयरिंग अ लॉन्ग ब्लैक कोट, उसने एक लंबा काले रंग का कोट पहन रखा था। अ हैट, एक टोपी, एंड इज होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक छड़ी थी। लुक, देखो, ही इज अ मैजिशियन, यही जादूगर है। ही इज हियर टू अम्यूज द स्कूल चिल्ड्रन विद हिज मैजिक ट्रिक्स, वो अपने जादुई खेल से स्कूल के बच्चों को खुश करने आया है। देयर इज अ बिग वुडन बॉक्स विद अ लिड ऑन इट, एक बहुत बड़ा लकड़ी का डिब्बा था जिस पर एक ढक्कन रखा था। ही टेक्स ऑफ द लिड, वो उसका ढक्कन हटाता है। इन फुल व्यू ऑफ द स्कूल, पूरे स्कूल के सामने। द हेल्पर्स ऑफ द मैजिशियन गेट्स इनटू द बॉक्स, जादूगर का चेला डिब्बे में दाखिल होता है। द लिड इज पुट ऑन द बॉक्स, और डब्बे पर उसका ढक्कन रख दिया जाता है। इट इज क्लोज्ड एंड इट इज क्लोज्ड अगेन, और ये दोबारा बंद हो जाता है। द मैजिशियन हैज अ सॉ इन हिज हैंड, जादूगर के हाथ में एक आरी है। ही कट्स द वुडन बॉक्स इन द मिडल विद अ सॉ, वो उस आरी की मदद से लकड़ी के डिब्बे को दरमियान से काटता है। द बॉक्स इज कट इनटू 2 पीसेस, और डिब्बा 2 हिस्सों में कट जाता है। द हेल्पर इज इन द बॉक्स, साथी अभी भी डिब्बे में ही है। द लिड इज रिमूव, ढक्कन उतारा जाता है। लो एंड बिहोल्ड, सब सांस थामे बैठे हैं। द हेल्पर इज सेफ एंड साउंड, साथी बिल्कुल महफूज है। द हेल्पर गेट्स आउट ऑफ द बॉक्स, का साथी डिब्बे से बाहर आता है। द होल स्कूल चीयर्स एंड cheers the magician on his clever trick, और पूरा स्कूल जादूगर को दाद देता है उसकी इस चालाकी पर। What is the magician doing now? अब जादूगर क्या कर रहा है? He is taking the hat off his head. वो अपने सर से टोपी उतार रहा है। He is showing the hat to everyone. वो टोपी सबको दिखा रहा है। It is absolutely empty. ये बिल्कुल खाली है। There is nothing in it. उसमें कुछ नहीं है। He puts the hat on his head. वो टोपी दोबारा अपने सर पे रखता है। He takes it off again, और दोबारा से उतारता है। Lo and behold, सब सांस थाम कर इंतजार कर रहे हैं। There is a pigeon sitting on his head. उसके सर पर एक कबूतर बैठा है। Everyone cheers, सब खुश हो जाते हैं। What is the magician doing now? अब जादूगर क्या कर रहा है? He is showing his empty pocket to everyone. वो अपनी खाली जेब हर एक को दिखा रहा है। He borrows a handkerchief from one of the audience. वो नाजरीन में बैठे एक शख्स से एक रुमाल उधार लेता है। He put the handkerchief in his pocket. वो रुमाल को अपनी जेब में डालता है। And takes it off out again, और उसे दोबारा बाहर निकालता है। Lo and behold, सब सांस थामकर उसका इंतजार कर रहे हैं। There are handkerchiefs coming out of his pockets, one after another. एक के बाद दूसरा रुमाल उसकी जेब से निकलता आता है। Everyone cheers the magician, और हर कोई जादूगर को दाद देता है। What is the magician doing now? अब जादूगर क्या कर रहा है? He is borrowing a ring from someone. वो किसी से एक अंगूठी उधार मांग रहा है। He put the ring on his palm. वो अंगूठी को अपनी हथेली पे रखता है। He closes his palm. वो अपनी हथेली को बंद करता है। And opens it again, और इसे दोबारा खोलता है। The rings has disappeared. अंगूठी गायब हो चुकी है। The magician has many boxes. जादूगर के पास बहुत से डिब्बे हैं। Inside each other, all tied with a rope. और एक के अंदर एक है और सबको रस्सी से बांधा गया है। Lo and behold, सब सांस थामकर उसका इंतजार कर रहे हैं। The ring is in the innermost box. अंगूठी सबसे अंदर वाले डिब्बे में है। The whole crowd cheers. तमाम लोग खुश हो जाते हैं। And clap for the magician. और जादूगर के लिए तालियां बजाते हैं। Assalamualaikum students. Let's start with the chapter number 6. This is a poem, The Twins. Let's go for the translation.
इन फॉर्म एंड फीचर्स, फेस एंड लेंस, अपनी बनावट और खदोखाल, चेहरे और टांगों में, आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, मैं हूबहू अपने भाई की तरह ही बड़ा हुआ हूँ। डेट फोक्स गॉट टॉकिंग मी फॉर हिम, कि लोग मुझे वो समझने लगे, एंड ईच फॉर वन अनदर, और हम दोनों को एक दूसरे की तरह समझने लगे। इट पजल्ड और अदर किथ एंड किंग्स, इसने हमारे तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को परेशान कर दिया। इट रीच्ड अ फेयरफुल पिच, और ये मामला एक खौफनाक हद तक पहुंच गया। फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न अ ट्विन, क्योंकि हम में से एक जुड़वा पैदा हुआ था, येट नॉट अ सोल न्यू विच, और ये कोई नहीं जानता कि वो कौन था। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, और एक दिन मामले को मजीद बदतर करने के लिए, बिफोर आर नेम्स वर फिक्स्ड, इससे पहले कि हमारे नाम रखे जाते, एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जब नर्स हमें नहला रही थी, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स, हम एक दूसरे में अदल बदल गए। एंड एज यू सी बाय फेट्स डिक्री, और फिर शायद किस्मत की तरफ से, और अदर नर्स फेम, या फिर नर्स की लापरवाही की वजह से, माई ब्रदर जॉन वॉज नेम मी, मेरे भाई जॉन का नाम मेरा नाम रख दिया गया, एंड आई वॉज नेम्ड हिम, और मुझे उसका नाम दे दिया गया। दिस फेटल लाइकनेस एवर डॉज्ड, और फिर किस्मत ने हमें एक और धोखा दिया। माई फुटस्टेप्स व्हेन एट स्कूल, जब मेरे कदम स्कूल में थे, एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, और मुझे हमेशा मार पड़ती थी। फॉर जॉन स्लम्ड आउट अ फूल, क्योंकि जॉन अहमक साबित होता था। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, मैं ये बेमायनी से सवाल करता था, टू एवरी वन आई न्यू, अपने हर एक जानने वाले से, वट वुड यू डू इफ यू वर मी, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, टू प्रूव डेट यू आर यू, साबित करने के लिए कि तुम ही हो। Students, basically this poem is about twins. In this poem, the poet narrated a story of twin brothers. They got mixed by nurse while they were being washed. When they were at school, one was beaten up for the follies of the others. This is basically the main idea of this poem. For the exercise of this poem, please watch my next video and subscribe to my channel and press the bell icon ताकि आपको next video की updates मिलती रहें. Thanks for watching. Today we will learn about the chapter Hockey, that is chapter number 8. This chapter is about the importance of games. In this chapter you will learn that how important are the games for our physical health and mental health. Okay, let's start the translation now. Sports and physical education are fundamentals to the early development of children and youth. Sports means खेल and physical education means जिस्मानी तालीम. Fundamentals means बुनियादी. Early development इब्तदाई नशोनुमा. खेल और जिस्मानी तालीम बच्चों और नौजवानों की इब्तदाई नशोनुमा की बुनियाद है. The skills learned from the sports contribute to the entire development of young people. वो महारतें जो हम खेलों से हासिल करते हैं वो नौजवानों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं. Through participation in sports, खेलों में हिस्सा लेके they learned about the importance of key values. वो बहुत से अहम असूल सीखते हैं जैसा कि ऑनेस्टी ईमानदारी, टीम वर्क मिलकर काम करना, फेयर प्ले अच्छा खेलना, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्फ एंड अदर अपनी और दूसरों की इज्जत करना, एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स और कवानीन की पासदारी करना. Question: What are the key values that young people learn from the sports? Answer is honesty, teamwork, fair play, respect for themselves and others, and adherence of rules. There are many sports played worldwide. बहुत से खेल हैं जो पूरी दुनिया में खेले जाते हैं. The top 5 sports are फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेनिस. इसमें से 5 अहम तरीन फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी और टेनिस है. अमंग ऑल दीज, इन सब में हॉकी इज आवर नेशनल गेम. हॉकी हमारा कौमी खेल है. इट इज़ प्लेड थ्रू आउट द कंट्री. ये पूरे मुल्क में खेला जाता है. मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी इन द 19th सेंचुरी. दुनिया के बहुत से ममालिक ने 19वीं सदी में हॉकी खेलना शुरू किया. इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन ग्रेट ब्रिटेन. ये अजीम बरतानिया में बहुत मशहूर हुआ. ब्रिटिश सोल्जर्स ब्रॉट दिस गेम टू द सब कॉन्टिनेंट. बरतानी सिपाही इस खेल को बरे सगीर में लेकर आए. सब कॉन्टिनेंट मीन्स बरे सगीर. When Great Britain occupied this part of the world in the 19th century, जब अजीम बरतानिया ने
19वीं सदी में दुनिया के इस हिस्से पर कब्जा किया था। ऑक्युपाइड मीन्स कब्जा करना। सो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हॉकी इज एज ओल्ड एज दैट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। तो पाकिस्तान की तारीख में ये खेल उतना ही पुराना है, या हॉकी उतना ही पुराना है जितना कि मुल्क खुद। क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी डिड मैनी कंट्रीज स्टार्ट प्लेइंग हॉकी? इन 19th century. Between 1956 and 1986, 1956 से 1986 के दरमियान पाकिस्तान रिकॉर्डेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली कॉन्क्वेस्ट फतह। पाकिस्तान ने गैर मामूली फतूहात हासिल की विच आर स्टिल अनमैच्ड, जिनकी अभी भी मिसाल नहीं मिलती। 3 times ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरानिये में 3 दफ़ा पाकिस्तान वॉन द ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स। पाकिस्तान ने ओलंपिक और वर्ल्ड कप के ताज जीते। द एशियन गेम्स टाइटल वॉज वॉन 6 times। एशियन गेम टाइटल 6 दफ़ा जीता गया। एंड द चैंपियन ट्रॉफी इन द फर्स्ट 2 years ऑफ इट्स इनॉपरेशन, इसकी और चैंपियन ट्रॉफी इब्तदाई 2 सालों में जीती गई। 2 times पाकिस्तान हेल्ड एशियन ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स। 2 दफ़ा पाकिस्तान ने एशिया और ओलंपिक और वर्ल्ड कप के ताज हासिल किए। 3 ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल्स, ये दुनिया के अहम तरीन या एजाज हैं। No other hockey playing country has achieved this victory in the history of the game so far. अभी तक हॉकी खेलने वाले किसी भी मुल्क ने ये फतूहात हासिल नहीं की हैं। Question, how many times did Pakistan win the Asian Games title? 3 times. Asian Game titles, Pakistan 2 times. 2 times Pakistan. 3 times. The answer to this question is 3 times. Okay. 2 times held Asian and 3 times he won the match, won the title. Players undertake different positions in hockey. हॉकी के खेल में खिलाड़ी मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होते हैं। दे आर अटैकर्स, वो हमला करते हैं। मिडफील्डर्स मैदान में खेलते हैं। डिफेंडर्स हिफाजत करते हैं। एंड अ गोलकीपर हु रिमेन्स इन दिस टीम शूटिंग सर्कल, और गोल को बचाते हैं, गोल होने से बचाते हैं और अपने दायरा कार में खड़े रहते हैं। प्रोटेक्टिंग द एरिया, और एरिया की हिफाजत करते हैं, जगह की हिफाजत करते हैं। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर्स, हर टीम में 16 खिलाड़ी होते हैं। 11 ऑन द फील्ड, 11 मैदान में खेलते हैं। एंड 5 इन द इंटरचेंज एरिया, और 5 ज़रूरत के वक्त के लिए बैठे रहते हैं। प्लेयर्स यूज देयर हॉकी स्टिक टू कंट्रोल, पास, पुश एंड हिट द बॉल। प्लेयर्स हॉकी की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बॉल को कंट्रोल कर, बॉल पर काबू पा सकें, उसको दूसरे को दे सकें, उसको धकेल सकें और मार सकें। क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज टू गेट द बॉल इनटू द ऑपोजिट टीम गोल। इस खेल का मकसद बॉल को मुखालिफ टीम के गोल में डालना है। द टीम दैट स्कोर्स मोर गोल्स विन द मैच। वो टीम जो सबसे ज़्यादा गोल करती है वो खेल जीत जाती है। द मैच कंसिस्ट ऑफ 2 periods of 35 minutes। ये मैच 35 मिनट की 2 दौरानियों पर मुश्तमिल होता है। विद अ शॉर्ट हाफ टाइम ब्रेक ऑफ अबाउट 5 to 10 minutes, जिसमें मुख्तसर 5 या 10 मिनट की ब्रेक दी जाती है। इफ देयर इज एन अनइवन स्कोर, अगर दोनों टीमों के स्कोर बराबर हों, टाई एट द एंड ऑफ द रेगुलेशन टाइम, और मुकर्रर वक्त में दोनों की स्कोर बराबर हों, 2 extra time period of 7.5 minutes कैन बी गिवन। 2 एक्स्ट्रा टाइम 7-7.5 मिनट के दे दिए जाते हैं। द फर्स्ट टीम टू स्कोर अ गोल ड्यूरिंग दिस पीरियड इज द विनर। वो टीम जो इस दौरानिये में गोल कर जाती है वो खेल जीत जाती है। एंड द गेम स्टॉप्स, और खेल रुक जाता है। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन गोल रूल। इसे सुनहरी गोल का असूल कहते हैं। इफ देयर इज स्टिल अ टाई एट द एंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, अगर फालतू वक्त के इख्तिताम पर भी स्कोर बराबर रहें, पेनल्टी स्ट्रोक विल डिसाइड अ विनर। तो पेनल्टी स्ट्रोक से जीत का फैसला किया जाता है। क्वेश्चन, व्हाट इज द गोल्डन गोल रूल? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, if there is an even score or tie at the end of the regulation time, 2 extra time periods of 7.5 minutes can be given. This is called the golden goal rule. Women also actively take part in this game. खवातीन भी इस खेल में हिस्सा लेती हैं। एन इंटरनेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन लाहौर इन 1996। 1996 में लाहौर में खवातीन का टूर्नामेंट रखा गया था या मुनक्किद किया गया था। पाकिस्तानी वुमेन हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड इन इट। पाकिस्तानी खवातीन की हॉकी टीम ने इसमें हिस्सा लिया था। पाकिस्तान वुमेन हॉकी इज स्टिल थ्राइविंग। पाकिस्तान की खवातीन की हॉकी टीम अभी भी
काम कर रही है एंड मेकिंग इट वे टू द इंटरनेशनल लेवल, और अपना रास्ता बैन अवी सतह पर बना रही है। क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन वाज एन इंटरनेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड? Answer to this question is an international women hockey team tournament was held in Lahore in 1996. The following titles were won by Pakistan. पाकिस्तान ने दर्ज झैल खिताब जीते. The first Asian game hockey title was won by Pakistan 1958 टोक्यो. पहला टाइटल पाकिस्तान ने जीता टोक्यो में मुनक्किद होने वाले खेल 1958 में. The first World Cup was won by Pakistan 1971. पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 1971 में जीता. The first Junior World Cup was won by Pakistan 1978. पहला जूनियर वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता 1978 में 1978 में. The first Champion Trophy was won by Pakistan 1978. पहली चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने 1978 में जीती लाहौर में मुनक्किद होने वाले खेल में. The first Asian Cup was won by Pakistan 1982 कराची. पहला एशियन वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 1982 में जीता. क्वेश्चन, विच टाइटल वॉज वॉन बाय पाकिस्तान? पाकिस्तान ने कौन कौन से टाइटल जीते? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द फर्स्ट एशियन गेम हॉकी टाइटल वॉज वॉन बाय पाकिस्तान, द फर्स्ट वर्ल्ड कप वॉज वॉन बाय पाकिस्तान, द फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप, द फर्स्ट चैंपियन ट्रॉफी, and the first Asian Cup was won by the Pakistan.